स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जो आप लोगों का टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है? ये आपकी वन ऑफ दी आखिरी प्रॉपर्टी है जो हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे। उसके बाद हम लोगों की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज समाप्त होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद। बस एक टॉपिक और बचता है, फिर ये चैप्टर समाप्त। देन इट विल द बिगनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही लंबा टॉपिक। चलो तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नामक प्राणी है क्या। तो देखो, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, अभी हमने जो प्रीवियस की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लाइक आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, लाइक आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा। सो हाउ आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला पॉइंट, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़रूरी टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के आइसोलेटेड गैशियस एटम के लिए नहीं बल्कि बॉन्डेड एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। तुम्हें याद होगा जब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है, हमेशा हम लोगों का एक ही कंसर्न रहता था दैट एटम शुड बी आइसोलेटेड गैशियस एटम। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इस बात की कतई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि आप लोगों का जो एटम होना है वो एटम आपका क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। वो बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहती है कि मुझको बॉन्डेड एटम्स चाहिए। अच्छा, अब बॉन्डेड एटम्स मतलब एक एटम और दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड बना होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल पे देखते हैं, आपका H2O है तो बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर एक H होगा, इधर एक H होगा। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगा सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। लाइक आप लोगों के पास NH3 है तो ये N है, यहाँ पे H के ऐसे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे N और H इसके बीच में, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वैसे डिस्टेंस से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है बल्कि वो वाला जो पर्टिकुलर रीजन होगा उस जगह पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगा सकते हो। अगर कोई अकेला थकेला एटम बैठा हुआ है, जैसे कि अकेला थकेला एटम कौन होता है, आपका नियॉन, या फिर कोई दूसरी इनर्ट गैस जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। हाँ, अब इसमें वैंडरवाल बॉन्ड के बारे में बात मत करना, बिकॉज वैंडरवाल रेडियस या वैंडरवाल जो बॉन्ड होता है वो आप लोगों का एक इमेजिनरी बॉन्ड है, राइट। ऐसा होता होगा, बहुत ही वीकेस्ट है, रियलिटी में कंपाउंड बनना चाहिए। तो नियॉन तो कंपाउंड बनाता ही नहीं है, नियॉन लेट से अकेला है। तो नियॉन जैसे अकेला है तो इन अकेले एटम्स के लिए कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं होती। तो ऐसे अकेले एग्जिस्ट करने वाले एटम्स अगर कोई हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये पॉइंट याद रखना। कहने को तो अभी हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पकड़ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम्स के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि इनर्ट गैसेस आप लोगों के बॉन्डेड स्टेट में नहीं होती हैं, वो हमेशा फ्री होती हैं, हमेशा मोनो एटॉमिक होती हैं, वो कभी कंपाउंड फॉर्म नहीं करती हैं। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर इनर्ट गैसेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। और कोई कंसेप्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड? तो कंसेप्ट नंबर 2 ये है, जो आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको पता लगाना है, वो ये कि आपके पास तो विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, आप किस बॉन्ड की बात कर रहे हो? सो वी विल सिंपली से कि हम लोगों के पास मेटालिक बॉन्ड है, वी हैव आयोनिक बॉन्ड, वी हैव कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वी हैव दो, बट आपको क्या चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर ए बी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो वो सच दैट होना चाहिए कि ए और बी के बीच में क्या हो, एक कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर मैं ये कहूँगी कि मुझको मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, अगर मुझे एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, तो मैं कौन सा मॉलिक्यूल लूँगी? कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लेंगे क्या? नहीं, हम लोग वही मॉलिक्यूल उठाएंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। अब तुम्हें तो पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ए जो होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड होगा, ना तो बी इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है। इनडायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब दो एटम्स आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने में बिलीव करते हैं। एटम ए अपने सर्टेन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
उतनी ही क्वांटिटी में जो आपका एटम बी है वो भी सर्टेन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दोनों की शेयरिंग की वजह से बीच में एक बॉन्ड स्टैब्लिश होगा एंड वी कॉल दैट बॉन्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसमें ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, तो कोवैलेंट बॉन्ड की अब देखो कहानी कैसी है। कोवैलेंट बॉन्ड में चलता क्या हिसाब किताब है कि जो एटम्स उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, उस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, उस बॉन्ड को बनाने के लिए, वो दोनों के दोनों जो एटम्स होते हैं उनका अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वल हक होता है। ठीक है, ऐसा 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 प्रैक्टिकली होना चाहिए था, या फिर ऐसा हम लोग कहते हैं थियोरेटिकली ऐसा रहता है। अभी एटम ए ने अगर अपने इलेक्ट्रॉन और एटम बी ने यदि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि एटम नंबर ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे बी को दे डाले, या फिर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि एटम बी ने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे एटम नंबर ए को दे डाले। वो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन शेयर्ड रीजन में रहते हैं, बराबर, और वहाँ पे दोनों का उस इलेक्ट्रॉन पे इक्वल हक होता है। ऐसा नहीं होगा कि एटम ए उस पर अपना हक ज़्यादा बताएगा और एटम बी उस पर अपना हक कम बताएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है, कि जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप लोगों के ए की तरफ नहीं होने चाहिए। ए की तरफ आ रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, ए और बी में जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ भी नहीं जाने चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि वो तो दोनों के शेयर किए हुए हैं, उनको कहाँ इधर उधर हिलने की नीड है। लेकिन अब ऐसे में फिर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था, हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ए और बी के बीच में जो उन दोनों ने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एकदम कहाँ पे रहने चाहिए, एकदम सेंटर पे रहने चाहिए, एकदम बीचों बीच रहने चाहिए। ठीक है, इधर का उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सेंटर मतलब सेंटर, इधर उधर हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, जो आपका एटम ए या एटम बी में से जो एटम ज़्यादा पावरफुल होता है, पावरफुल इन द सेंस व्हाट, पावरफुल इन द सेंस कि जिसमें ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है। ठीक है, जिसका जो खुद का जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो उसका न्यूक्लियस से निकल रहा है उस एटम का, अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स को तो वो अपनी तरफ खींचता ही खींचता है। जो एटम नंबर ए के इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको भी स्लाइटली अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं एक डेस्क और एक बेंच में आपको और आपके एक दोस्त को बैठने को दिया गया, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, बेचारा मान लेता है जो तुम्हारा दोस्त है थोड़ा सा पतला सा मरियल सा डरा सहमा सा इंसान है, तो अपन क्या करते हैं, अपन भी फैल के बैठते हैं, अपने बैग को भी फैला के बैठाते हैं, और जो बची कुछ ही स्पेस होती है वो बेचारा उसमें एडजस्ट किए पड़ा रहता है। तो कायदे से वो एक जो स्पेस है वो दो लोगों में इक्वल डिवाइड होनी चाहिए थी, मेरी अपनी उसकी अपनी स्पेस। बट मैंने क्या किया, क्योंकि मैं उसके कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैंने क्या किया है, उस स्पेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और मैंने खुद को ज़्यादा स्पेस दे दी, और वो जो बाजू में मेरा पार्टनर है उसको कम स्पेस मिल रही है। बताओ, तो ऐसे में अभी ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, मैं हुई। किसके टर्म्स में, स्पेस को ऑक्यूपाई करने के टर्म्स में। तो पावरफुल स्ट्रेंथफुल ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुश्ती लड़नी है और देखना है कि कौन सा एटम ए और एटम बी के वर्सेस में कौन कुश्ती में फर्स्ट आ रहा है। यहाँ पे अगेन रीजन शेयर किया जा रहा है, कौन है उसमें शेयर, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। कायदे से दोनों में इक्वल रहना चाहिए था, बराबर। जितना पार्ट ए इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है उतना ही पार्ट बी इलेक्ट्रॉन भी अपना शेयर कर रहा है, दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रहते हैं, बॉन्ड बनता है। बट लेकिन रियलिटी में अगर दोनों एटम में से कोई एक भी एटम ताकतवर रहा तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही खींचता है, चालाकी से थोड़ा सा सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को ना रहने देते हुए वो अपने पार्टनर बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ स्लाइटली शिफ्ट करा लेता है। मतलब परमानेंट नहीं जाते बी के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, परमानेंट नहीं जाते कि बी का इलेक्ट्रॉन निकल के ए के पास चला गया। अगर ऐसे जाते तो फिर वो आयोनिक बॉन्ड बनता, जा ही नहीं सकते परमानेंटली ए के पास, लेकिन स्लाइटली शिफ्टिंग हो गई, खिसक गया थोड़ा सा उसके तरफ, ठीक है, उसकी तरफ मूव हो गया। तो वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो शेयर्ड है। लेकिन ये मूवमेंट होता है, रियलिटी में ये मूवमेंट होता है।
और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। मतलब इस मूवमेंट को तो नहीं कहते, बट ये मूवमेंट कराने की जो एबिलिटी है, जो इस मूवमेंट को करा सकता है, कितना उसने करवाया ये मूवमेंट, कौन ज़्यादा करवा रहा है, कौन कम करवा रहा है, इस पूरे कंसेप्ट को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। जैसे अगर मेरे बाजू में कोई एक छोटा बच्चा आके बैठ गया, तो छोटे बच्चे को अपन क्या करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अपनी स्पेस ज़्यादा रखेंगे, उसको कम स्पेस देंगे। तो उस बच्चे और वर्सेस मी में, मेरे और उसमें अगर तुम बोलोगे किसकी एबिलिटी स्पेस को ज़्यादा है ऑक्यूपाई करने की, तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर आएगा मेरी। बट अगर मान लेते हैं मेरे से भी एक स्ट्रेंथ में ज़्यादा पर्सन मेरे बाजू में आके बैठ गया, तो अब क्या होगा, जब मैं उस बच्चे के कंपैरिजन में थी तब मैं ज़्यादा थी, लेकिन अब मेरे साथ कोई दूसरे का आप पेयरिंग करा रहे हो तो उसके कंपैरिजन में मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऐसी है। जैसे ए और बी, अगर मैं इनकी बात करूँ, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि ए और बी के वर्सेस में ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि ए ज़्यादा ताकत रखता है किस काम के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कायदे से सेंटर पे रहने चाहिए, उन्हें सेंटर में नहीं रहने देगा, उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई एक ऐसा एटम है बी और सी, तो बी और सी के वर्सेस में ऐसा नहीं होगा कि बी के ऊपर कोई एक लेबल या कोई एक ठप्पा लग चुका है कि देख तू तो अब जिंदगी भर के लिए कमज़ोर रहेगा। हो सकता है बी और सी के वर्सेस में बी क्या हो जाए, ज़्यादा पावरफुल हो जाए। सो बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोगों का क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। ये बात याद रखना, इसकी एब्सोल्यूट कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, इसकी एब्सोल्यूट कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। अकेला ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मैं अकेली बेंच में बैठी हुई हूँ, मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, उसमें क्या कंपटीशन बताओ, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करूँ कि मैं ताकतवर हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, या अगर मैं कमज़ोर हूँ तो कितनी कमज़ोर हूँ, अगर मैं ताकतवर हूँ तो कितनी कम ताकतवर हूँ। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैव नो मीनिंग इन टर्म ऑफ इन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्डेड एटम्स में होता है। बॉन्डेड स्टेट में जो दो एटम्स होते हैं, उन दो एटम्स के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन वहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट, कितनी एबिलिटी से वो अट्रैक्ट कर पाते हैं उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में 3 वर्ड्स हैं जो तुम लोगों को हमेशा याद रखने हैं। वो ये कि आप लोगों का पहला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड स्टेट में पाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्योंकि ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, तो रिलेटिव कंसेप्ट के पास कभी भी कोई यूनिट्स नहीं होती। समझ में आ रही, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इनके पास कोई यूनिट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिलेटिव इज अ रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की यूनिट्स अगर हो भी रही होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। वैसे जैसे मान लेते मैं कहूँगी मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तुम कहोगे तुम्हारी हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इज इम्प्लाइंग द हाइट कि वो किस यूनिट क्या है। बट अगर मैं पूछूंगी कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरी हाइट कितनी है, तो मैं बोलूँगी तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्वाइस हूँ, तो उस ट्वाइस की कोई यूनिट नहीं है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑल्सो डोंट हैव एनी टाइप ऑफ यूनिट्स बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सेकेंड थिंग, व्हाट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर्स, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या मेजर करती थी, इट मेजर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, बराबर किस काम के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी हमने लास्ट क्लासेस से प्रवचन पढ़े। उसके बाद से मैं काफ़ी अनवेल थी, इस वजह से तुम लोगों का बना नहीं वो शेड्यूल। लेकिन अब वापस में, अब हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या मेजर करती है, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी है, ये मेजर करती है, किस चीज़ को ये मेजर करती है, मेजरमेंट करती है आपके मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम की दूसरे एटम के कंपेयर में क्या एबिलिटी है, किस चीज़ को, उसके शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड नहीं है उसको अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड नहीं है उसको अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है टूवर्ड इटसेल्फ। बराबर, उससे क्या किया जाता है, सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही अट्रैक्ट किया जाता है, किसके, टूवर्ड इटसेल्फ। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में एक एटम दूसरे एटम को उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैसे तो इक्वल बटे हुए होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं रह पाते हैं क्योंकि एक क्या कर लेता है, खींच लेता है थोड़ा अपनी तरफ। परमानेंट खींचता है क्या, नहीं खींचता है, परमानेंट पॉसिबल नहीं, लेकिन हल्का सा स्लाइट मूवमेंट हो जाता है। इसी स्लाइट मूवमेंट को करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। कितना एक्सटेंड तक वो कर पा रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब भी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले कंसेप्ट की बात करते हैं, कभी भी आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी कोई चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तब चेंज होता है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के या तो अंदर आता है या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई चेंज आया है। बराबर, तब हम उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया है। अरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ क्या किया गया, अट्रैक्ट किया गया, उसको उठा के अपने अंदर या उसको निकाल के किसी अपने अंदर से बाहर अंदर कुछ नहीं किया गया है। सो देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। आपके पास जनरली दो टाइप के कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहला हम लोगों के पास होते हैं होमो मतलब जिसमें आपके पास दो एटम्स हैं A2, जैसे O2, Cl2, F2 इस टाइप के। तो A2 में क्या होगा, A और A दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेट्स से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ, A और बीच में यहाँ पे मिडिल में दो इलेक्ट्रॉन। तो अब A और A ये दोनों सिमिलर एटम्स हैं, तो जो A की एबिलिटी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की, वही सेम एबिलिटी बाजू वाले A की भी है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की। यानी कि दोनों बराबर के हैं। अगर एक टग वॉर हो रहा है, टग वॉर में दोनों एंड्स पर अगर इक्वल फोर्स आप लगा रहे हो, बैलेंस फोर्सेस अगर आप लगा रहे हो, तो जो रस्सी हो कहीं नहीं जाएगी। तो वैसे ही वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो A की और उसके बाजू वाले A की सेम है, बिकॉज दो बोथ एटम्स आर सेम। तो इन केस जब आपके पास कोई होमो वाली स्पीशीज़ होती है, तो होमो वाली स्पीशीज़ में कभी भी ये बात याद रखना कि आपके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं ये कहीं मूव नहीं होते। बराबर, ये कहीं मूव नहीं होते, वो जहाँ हैं वहाँ पे वही रहेंगे क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स आ चुके हैं जो हेट्रो है, जैसे अगर मान लेते हैं एक एटम A है और एक एटम B है, और अगर उनके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर करके बॉन्ड बनाया है, तो कायदे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर बराबर रहने चाहिए शेयर्ड में। लेकिन अगर मैं मान कर चलूँ कि अगर आपकी A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B, तो A क्या करेगा, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पड़े हुए थे उनको बीच में नहीं रहने देगा, हल्का सा स्लाइड सा मूवमेंट वो किसकी तरफ कर देगा, A की तरफ ले जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दिस शिफ्टिंग इज नोन एज आप लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि कौन सा एटम कितनी टेंडेंसी रखता है किस काम को करने के लिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, बराबर याद रखना। जो आयनाइजेशन एनर्जी थी, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, ये इंडिविजुअल गैसियस एटम से संबंध रखती थी। उन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होते थे, इंडिविजुअल गैसियस एटम चाहिए होते थे, याद करो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हमको इंडिविजुअल गैसियस एटम नहीं चाहिए, बल्कि एक मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। कई लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर ही क्या है। अरे बहुत अंतर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपके पास एक इंडिविजुअल एटम था और उस इंडिविजुअल एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे थे,
तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो भी लेन देन हो रहा था वो सब वाला कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो आप इंडिविजुअल एटम के साथ तो डील कर ही नहीं रहे हो, ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल बन चुका है, उस मॉलिक्यूल बने बनाए मॉलिक्यूल के अंदर अगर और इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो क्या बाहर से, नहीं डाल रहे हो। याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बने बनाए मॉलिक्यूल के अंदर क्या हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ला के अंदर डालते हैं क्या, नहीं डालते। क्या अंदर का इलेक्ट्रॉन हम बाहर लेके जाते हैं क्या, नहीं लेकर जाते। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। फिर करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। वो जो बॉन्डेड स्टेट है, उस बॉन्डेड स्टेट में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बस एक एटम टुचुक टुचुक धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। हाँ, अब ऐसा अगर किसी की बुद्धि चलेगी कि सोचो धीरे 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 अट्रैक्ट करते करते उसने इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया कि पूरा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट फिजिबल। अट्रैक्शन की भी एक लिमिट होगी ना, इतना तो नहीं हो सकता कि तुमने धक्का मारते 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 जो इंसान बेंच के दूसरे कोने पे बैठा है उसको धाड़ से नीचे गिरा दिया। सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक एक्सटेंट तक ही वो अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सीड हो गई कि उसका इलेक्ट्रॉन निकल कर उसके अंदर आ गया। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम सोचो वो जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, राइट। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो चीज़ होती है इसको समझाने के लिए आप लोगों के डिफरेंट स्केल्स मार्केट में हैं। मार्केट में है का इन द सेंस, जब आपकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो अलग अलग आप लोगों के साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट उन लोगों का कुछ इस प्रकार था कि हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे निकाली जाएगी, वैसे की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बट जो वाइडली, ठीक है, सबसे प्रचलित स्केल पूरे अपन विश्व भर में यूज़ करते हैं वो होता है लिनस पॉलिंग द्वारा दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों ने अभी आगे शीट वगैरह रीड कर ली हो तो उसमें तुम्हें दिख रहा होगा, म्यूलिकन का स्केल दिख रहा होगा, वगैरह वगैरह टॉपिक दिख रहे होंगे। लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है आप लोगों का लिनस पॉलिंग का स्केल। इवन ये आपके 1932 में ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्चुअली में फर्स्ट टाइम आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल भी प्रपोज किया था। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल है, इस स्केल के इनके सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है? सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है? सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि लिनस पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है वो कितनी ले ली? 4। अब पहला एक लोगों को डाउट आएगा 4.0 कि 4 ही क्यों ली? मुझे भी नहीं पता 4 ही क्यों ली। वो 4 के अलावा कुछ भी ले सकते थे। ही कैन टेक एनी रैंडम नंबर बट ही कंसिडर्ड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4। अब फ्लोरीन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 क्यों ली, बाकी किसी की क्यों नहीं ली? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड इटसेल्फ, राइट, अपने तरफ। मेटल्स तो अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज उनकी टेंडेंसी तो बल्कि ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तुम उसको भी लेकर जाओ। अट्रैक्ट करना तो दूर की बात। तो एक छोटे से अपने दिमाग में कंसेप्चुअल बिल्डिंग बनाओ कि बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली नॉन मेटल्स की ज़्यादा होगी, मेटल्स की तो हो नहीं सकती। यानी कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे तो उस मूवमेंट में आपकी जितना 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 आप राइट में जाते जाओगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। लॉजिकल है? ओके, तो ये पॉइंट पहला हमारे दिमाग में आ गया। अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एंड में हमें मिलता है ग्रुप नंबर 18। अब ग्रुप नंबर 18 की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी? नहीं हो सकती, बल्कि तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में 0 ली गई है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट इज डिफाइंड फॉर बॉन्डेड एटम्स। तो ग्रुप नंबर 18 जो आएगा आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी में, उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो फिर किसकी होगी? ग्रुप की 18 की नहीं होगी तो ग्रुप 18 से पहले जो आता है ग्रुप नंबर 17 यानी कि हैलोजेंस की होगी। बराबर, यानी कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम किसकी होगी? हैलोजेंस की होगी अमंग ऑल द ग्रुप्स। लेकिन अभी हैलोजेंस में 4 हैलोजेंस हैं। वी हैव फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाई फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बिकॉज फ्लोरीन का उनके अदर हैलोजेंस के कंपेयर में साइज छोटा है।
सबके पास उनके न्यूक्लियस में सॉरी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है? फ्लोरीन का। क्योंकि छोटे साइज होने की वजह से जो जेड इफेक्टिव या जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस से निकल के उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जा रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, एज वेल एज कभी डी इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कभी एफ इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उनके इंट्रोडक्शन से जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, या फिर अलग अलग रीजंस की वजह से जेड इफेक्टिव जो उतना मिलना चाहिए था लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। साइज बढ़ जाता है ना उनका, वो दूर दूर हो जाते हैं, न्यूक्लियस से स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फील्ड में दूर दूर फैल जाते हैं, तो उतने अच्छे से आखिरी इलेक्ट्रॉन्स तक फोर्स नहीं पहुंचेगा। जब वो खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या वो खाक छीनने की कोशिश करेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। याद करो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैंने कहा था कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि फ्लोरीन आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट वो उल्टा हो जाता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। वहाँ पे समझाया हुआ रीज़न है, राइट नाउ मैं वापस इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ फ्लोरीन आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगेन वन डाउट, किसी को एक डाउट आ जाएगा, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये बॉन्डेड चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है और अभी आप उसको एक पर्टिकुलर एटम के लिए उसकी वैल्यू निकाल रहे हो। यस, जो वैल्यूज पॉलिंग ने दी है वो पर्टिकुलर एटम्स के लिए निकाली है। कैसे निकाली है थोड़ा सा वो हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो कैसे काम का नहीं है, बट थोड़ा सा एक रफ आइडिया आ जाएगा कि अच्छा जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है। तो देखो पॉलिंग ने किया क्या, पॉलिंग ने तो पहले तो ये वैल्यू असाइन कर दी फ्लोरीन को कि देखो फ्लोरीन तुम अपनी पूरे पीरियोडिक टेबल में तुम मैक्सिमम हो तो तुम अपनी पहले वैल्यू पकड़ लो 4 के अलावा वो कुछ और भी ले सकता था, बट उसने 4 के अलावा कुछ भी नहीं लिया, उसने 4 कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब लेट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली बात तो हेट्रोएटमिक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, ये लो ए और बी। अब होगा कैसे, अगर मैं इस ए बी के बीच का जो ये बॉन्ड है, ठीक है, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मैं चाहती हूँ आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मैं चाहती हूँ कि ब्रेक दिस बॉन्ड, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो वो बॉन्ड बोलेगा तोड़ो, मेरे को एनर्जी दो, मैं जब मैं एनर्जी आप मेरे को दे दोगे सफिशिएंट तो मैं टूट जाऊँगा। तो जो मैं एनर्जी इसको सप्लाई करूंगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए, दैट एनर्जी विल बी टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई एम सप्लाइंग टू दैट एटम सो दैट कंपाउंड सो दैट द बॉन्ड बिटवीन दैट टू एटम्स ब्रेक डाउन। तो बोलेगा कि टूट जाएगा, अच्छा हाँ टूट जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और वो एनर्जी थी E-A-B, ठीक है, E-A-B। अब इमेजिन करते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है A-A सिमिलर, लेट्स से मेरे पास एक कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है B-B सिमिलर होमो, और मैं बोल रही हूँ मुझे इसको तोड़ना है, मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी, मैं कहूँगी E-A-A, ठीक है, एनर्जी का सिंबल तो E रह सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और ये एनर्जी किसकी इक्विवेलेंट है, E-B-B, ये इसके बराबर है, समझ रहे हो, ये इसके बराबर है। तो अभी थियोरटिकली ये चीज़ हो क्या रही है, थियोरटिकली ये चीज़ जो है अगर हम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन करें, ठीक है, तो अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करूं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आपकी E-A-B यानी कि ए और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने जितनी एनर्जी सप्लाई की वो इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है, ये इसके बराबर आनी चाहिए, बराबर। अब ये क्या है, मैथ्स में सीख जाओगे, ज्योमेट्रिक मीन, ये इतना हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हम ऐसा आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था। अब ये एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन किए, हाँ, लेकिन इन मैथमेटिकल डेरिवेशन की जो ये एक्सपेक्टेशन थी, इस एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा अजम्पशन ये था कि हम ऐसा मान कर चलेंगे, ठीक है, ऐसा हम मान कर चलेंगे कि आपके A2 के अंदर, B2 के अंदर और आपके AB के अंदर में प्योर कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्योर क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये बात याद रखना,
ठीक है, क्या होता है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर में तुम सीखोगे कभी भी कोई बॉन्ड ना तो कम्प्लीटली 100% आयोनिक होता है ना तो 100% क्या होता है, कोवैलेंट होता है। तो अब ऐसे में फिर ये रिलेशनशिप तो फॉल्स बैठ गया, बराबर। इसका मतलब जिन दो एटम्स में आप कंपैरिजन कर रहे हो उनमें ये रिलेशनशिप तो फॉल्स बैठ गया, ये चीज़ तो वैलिड नहीं हो सकती। फिर कैसा, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन दिखेगा। तो उन्होंने वापस से कैलकुलेशंस की, फिर से कोई फॉर्मूलेस वगैरह डिराइव किए, और पॉलिंग ने आप लोगों को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बट उन्होंने आपको फॉर्मूला दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल होता है। जैसे एक्स सिंबल से हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिनोट करते हैं, तो एटम ए और एटम बी इन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू सम 0.208 अंडर रूट ऑफ आप लोगों का ई, ए से लेकर बी में जितनी एनर्जी माइनस अंडर रूट में आपका ई ए माइनस अंडर रूट ऑफ ई बी, ये वाली चीज़, सॉरी मल्टीप्लाई, ये इसके बराबर आएगा। अब इसमें से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसने चार मान ली, तो एक बार फ्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ क्लब किया, फ्लोरीन की जगह तो 4 रखा, बाकी वैल्यूज उसके रेफरेंस में वो क्या करता गया, निकालता गया। तो इस तरीके से हम लोगों को हमेशा क्या मिल सकता है, एक वैल्यू मिल सकती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अदर एलिमेंट्स की, लेकिन उसमें हमने फ्लोरीन को कितनी वैल्यू असाइन की है आप लोगों की, 4। अगर फ्लोरीन को ये वैल्यू 4 असाइन नहीं की जाती तो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता क्या करना, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैलकुलेट करना। और उसी के बेसिस पर पॉलिंग ने कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, एटम्स की क्या की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करके दी। अब इसमें मैं एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर दूं, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तुम्हें ये पता चलेगा कि जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मैंने मान लेते 2.5 का, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 रहेगी। उस वक्त पॉलिंग ने कार्बन को किसके साथ कंबाइन करके 2.5 निकाला था, फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके 2.5 निकाला था। तो जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तब अपन उसकी वैल्यू को 2.5 लेंगे, लेकिन अगर वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन नहीं है तो वैल्यूज वेरी करेंगी, ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या करेंगी, वेरी करेंगी। अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस हम याद रख नहीं सकते, तो इन जनरल एक वैल्यूज़ का सेट है वो हमें याद रखना है। काफ़ी हद तक वो वैल्यूज़ का सेट हम लोगों को हेल्प करता है, बट हमेशा वो वैल्यू का सेट आप लोगों के लिए ट्रू बैठेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना पार्टनर एटम चेंज कर दोगे तो पार्टनर एटम के चेंज होने की वजह से जो वैल्यूज़ रहेंगी वो वैल्यूज़ भी आप लोगों के क्या हो जाएंगी, वेरी करेंगी, ठीक है। बहुत सारे एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होती है, लेकिन तुम्हें हर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या याद है या याद होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई जगह हम अपना कॉमन सेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो वह जैसे यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू को याद रखना इतना आसान है, बताओ, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू 4 है, तो जब तुम पीछे पीछे आना शुरू कर दो लिथियम तक तुम जब आओगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की 4 की जो वैल्यू है सबरे के अंदर 0.5 का डिक्रीज करते जाओ। लो, ये हो गई हर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू। हाइड्रोजन की 2.1 होती है। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन, जब आप क्या नाम है, फ्लोरीन से क्लोरीन जा रहे हो तो 0.5 का नहीं, तब आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 हो जाती है। अब आप अगेन वापस पीछे आओ, सल्फर पे आओ, फॉस्फोरस पे आओ, तो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू वेरी करेगी। क्या हो जाएगी, पहले तो 0.5 से डिक्रीज हुई 2.5, फॉस्फोरस में 2.1 हो जाता है, सिलिकॉन में 1.8 हो जाता है। मतलब 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 1.5, ये क्या हो जाएगा, उससे पहले 1.2, फिर ये कितना होगा 0.9। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पोटेशियम का लगे तो याद कर सकते हैं, ये 0.8 होता है। उसके बाद रुबीडियम का भी 0.8 आ जाता है और सीशियम का 0.7। यानी कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत बहुत मतलब कमज़ोर होती जाती है।
बाकी और भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट नो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। बट फिर भी एक जनरल ट्रेंड मुझे तुम्हें याद रखवाना है, तो जनरल ट्रेंड के लिए मैं वैल्यूज़ बता देती हूँ। सिर्फ इतनी वैल्यूज़ आप याद रखोगे वो बहुत सफिशिएंट है, बाकी कोई कूड़ा कचड़ा करकट तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हैलोजेंस में याद रख सकते हो ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.4, बस खत्म। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इस टेबल से ही दिख रहा है, पॉलिंग टेबल से ही दिख रहा है कि पॉलिंग टेबल के अनुसार डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूसली क्या होते जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। आपके स्टार्टिंग में भी हुआ एकदम बकायदा, है ना। लेकिन अगेन यहाँ पे आया एक एक्सेप्शन ने मारी एंट्री। वैसे यही सेम एक्सेप्शन एटॉमिक साइज में भी था, सेम इसका एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी में भी था, और इसका यही सेम एक्सेप्शन आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी था। ग्रुप नंबर 13 एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 से पहली बार कुछ लोगों के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है। जैसे कि एटॉमिक साइज की भी अगर मैं बातचीत करूँ तो एटॉमिक साइज में एल्यूमिनियम और जो आपका गैलियम है, दोनों का एटॉमिक साइज अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। कायदे से नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए था, गैलियम का बड़ा आना चाहिए था, बट एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज गैलियम के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है। बताओ, तो वैसे ही सेम ग्रुप नंबर 13 भी नीचे जाने पे डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन शो करता है। और एक्सेप्शन कुछ इस प्रकार से है, बोरॉन से कम होता है किसका, एल्यूमिनियम का। वी डू एग्री, बट एल्यूमिनियम से कम किसका होना चाहिए था, गैलियम का होना चाहिए था। तो का भी ये जो एल्यूमिनियम है, जो गैलियम है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप इनको सेम कह सकते हो। रीज़न, एल्यूमिनियम का 1.5, गैलियम का 1.6, नो बिग डिफरेंस। अच्छा, फिर गैलियम के बाद जो आते हैं आपके इंडियम, थैलियम, उसमें देखो ये वाली जो चीज़ है फिर वापस से क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाता है। ये वाला पैटर्न तुम्हें याद रखना है। यही सेम पैटर्न तुम लोगों को ग्रुप नंबर 14 में भी देखने को मिलता है। ग्रुप नंबर 14 में कुछ इस प्रकार से होता है कि कार्बन की बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा ऑर्डर गलत लिख दिया। रुको, यहाँ पे मैंने साइन गलत डाल दी, ये ऐसा, ठीक है। बोरॉन की कितनी होती है, बोरॉन की वैल्यू होती है 2, तो बड़ा हुआ वो एल्यूमिनियम से। फिर एल्यूमिनियम और गैलियम क्या हो गए, 1.6, और फिर बाद में इंडियम और थैलियम क्या होने लग रहे हैं करके आपके डिक्रीज होने लग रहे हैं। अच्छा, कितने से डिक्रीज होने लग रहे हैं, 1.7 और 1.8, यानी कि ये चीज़ कैसी चल रही है, ये चीज़ ऐसी चल रही है। ये इन दोनों के कंपेयर में तो इंडियम और थैलियम आपका बड़ा है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन बोरॉन के रिस्पेक्ट में करूँ साइन का, तो वो क्या हो रहा है, उनका घट रहा है। और अगर वो घट रहा है तो घटे हुए चीज़ की साइन कैसे देंगे, ऐसे देंगे। बट इन दोनों के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूँ तो फिर इंडियम ज़्यादा है, बट मैं साइन बोरॉन के रिस्पेक्ट में दे रही हूँ। वैसे ही अगर मैं 14 वाले में आऊँ तो कार्बन सबसे बड़ा होता है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठा है। फिर सिलिकॉन और आपका जो जर्मेनियम है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की होती है 1.8, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होता है टेन और लेड वाला, स्टैनामॉल लेड, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और वो कितनी होती है, इन दोनों की फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती है, और ये होती है 1.7। तो ये दो एबनॉर्मल पैटर्न तुमको यहाँ पे याद रखने हैं, बस। ज़्यादा कोई एक्सेप्शन तो इसमें है नहीं। अब उसके बाद पॉलिंग स्केल गया, पॉलिंग स्केल के बाद एक दूसरा स्केल आया, दैट दूसरा स्केल इज म्यूलिकन स्केल। अब तुमने शायद फर्स्ट चैप्टर में सुना है म्यूलिकन कौन है। म्यूलिकन वो प्राणी है जिसने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब म्यूलिकन, रॉबर्ट म्यूलिकन ने भी एक आपको इम्पॉर्टेंट स्केल दिया, बट उनका स्केल उतना कोई फेमस भी नहीं है, हमें उनकी वैल्यूज़ भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि दोनों स्केल की वैल्यूज़ में अंतर होता है, हमें सिर्फ पॉलिंग स्केल पढ़ना है। तो म्यूलिकन स्केल के अकॉर्डिंग अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस पर्टिकुलर एटम की आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निकाल लो, उस पर्टिकुलर एटम की आप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, और दोनों का आपस में क्या कर दो, एवरेज कर दो, बस। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की भी एक वैलिडिटी है। ये फॉर्मूला इफ देन एंड ओनली देन इट इज वैलिड, देन एंड ओनली देन इट इज वैलिड इफ, ठीक है। ये तभी के तभी वैलिड होगा यदि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में है, ठीक है। अगर एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं है तो ये फॉर्मूला आप लोगों का वैलिड यहाँ पर नहीं होगा। इससे ज़्यादा तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, अब इसकी एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये है, जैसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है,
ऊपर वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, जब आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है किस चीज़ की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जिन एटम्स के लिए, ठीक है, ये निगेटिव होगी उनके लिए फिर आप लोग यहाँ पे नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसके लिए फिर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा एक तीसरा स्केल भी था। तीसरा स्केल आपके जो साइंटिस्ट है ऑल्ड्रेड और रॉकाउ, इन लोगों ने बनाया था। ये वाला जो स्केल है, इस स्केल में ऑल्ड्रेड एंड रॉकाउ एंड और भी 2-3 स्केल्स है, सैंडरसन स्केल है, ये सब भी थे। बट हम लोगों को उन स्केल्स के बारे में कोई ऐसी जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका सैंडरसन स्केल। अच्छा, अब उसके अलावा, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कभी भी किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। जैसे अगर तुम बोलोगे कि कार्बन है, कार्बन को मैंने हाइड्रोजन से कंबाइन किया, ठीक है, जैसे एक डेटा लेके बात करते हैं, जैसे CH4 है, तो CH4 में यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 है। देखो होनी चाहिए 2.5, लेकिन है कितनी, 2.48। फिर अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के उसको CH3 कर देती हूँ तो देखो 2.30 हो जाता है। अगर मैं कार्बन 2 कर देती हूँ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, तो 2.75 हो गई, बढ़ गई। तो कभी भी एक बात हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू जो पॉलिंग ने दे दी है सो दे दिया, उसने एक बस जनरल आइडिया दिया है उसको फ्लोरीन के साथ क्लब करके, ठीक है, बट इट वेरीज, ये क्या करती है, आप लोगों की वेरी करती है। और ये इसकी जो वेरिएशन है, कि ये वेरिएशन बार बार जो आपको देखने को मिल रही है, ये वेरिएशन आपको तभी देखने को मतलब कब देखने को मिलेगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाह रहे हो, आपने उसको किसके साथ बाउंड करके रखा है। जिसके साथ आप उसको जोड़ के रखोगे उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तुमको दी गई हो जनरल वैल्यूज है व्हेन दे आर क्लब्ड विद व्हाट, आपका फ्लोरीन। हाँ, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा नोट है, ये वैसे काम तो नहीं आएगा बट फिर भी लिख लेते हैं। जब हम लोगों ने कंपैरिजन किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेटेड बाय म्यूलिकन स्केल, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेटेड बाय पॉलिंग स्केल, क्या दोनों सेम आती हैं, तो नहीं, दोनों सेम नहीं आती। म्यूलिकन स्केल के द्वारा जो निकाली हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 या फिर कई कई बुक में उसको बोला जाता है 3 टाइम्स ज़्यादा होती है किस चीज़ के, पॉलिंग स्केल द्वारा निकाली हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ के। तो ये उसका एक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ है इसका प्रवचन खत्म होता है। हाँ, दूसरा तुम लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वैसे तो बोर्ड एग्जाम्स में ये सब देखा जाता है, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में तो देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा HEG और जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें याद रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के लिए वैलिड है, ठीक है, याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली बॉन्डेड एटम्स के लिए ही चाहिए होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एब्सोल्यूट यानी कि आपने कितनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दिया। अच्छा, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली हम कैनॉट मेजर एक्सपेरिमेंटली, लिख लेना उसको, कैनॉट मेजर एक्सपेरिमेंटली, आप उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पास यूनिट्स होती हैं और इसके पास कोई यूनिट्स नहीं होती क्योंकि ये एक प्योरली आपका रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, इनकी डेल्टा HEG की जो वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ आपकी काफ़ी हद तक कांस्टेंट रहती हैं। और उसके बाद जब आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालते हो तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया है कांस्टेंट नहीं रहती है।
तो ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर। अब उसके बाद जो हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक ये है कि अगर मैं बातचीत करूँ वेरिएशन की, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड में और ग्रुप में कैसा वेरिएशन होता है, तो बहुत ही सिंपल है। डेटास पॉलिंग स्केल के डेटा से भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आप मूव करोगे, क्योंकि एटम का साइज घटता है, साइज घटने से मतलब पीरियड में जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, एटम का एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घटने की वजह से देयरफॉर जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो यानी कि न्यूक्लियस से आने वाला फोर्स भी बढ़ता है, और अगर न्यूक्लियस से आने वाला फोर्स बढ़ता है तो देयरफॉर जो अट्रैक्शन होती है, किस पे अट्रैक्शन, ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन भी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन अपने को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे भी दिखा देता है, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो दूसरे एटम का आउटर मोस्ट ही है ना। तो देयरफॉर इनडायरेक्टली जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ये बात याद रखना। अच्छा, और इसी का उल्टा स्टेटमेंट अगर मैं बना लूँ तो जब तुम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाओगे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बस खत्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात से उनको मतलब जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फ़र्क पड़ता है कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या नहीं है। तो जैसे बताया गया, पहला फैक्टर है साइज़, ठीक है। अगर आप साइज़ घटाओगे, ठीक है, अगर आपने मान लेते किसी भी रीजंस की वजह से साइज़ घट गया, साइज़ के घटने की वजह से जो आप लोगों का जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे, और एक तरीके से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी आउटर का ही है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो इसी को कहते हैं कि कौन सा अब दूसरे के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच पा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर जो होता है वो दूसरा फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव। सिंपली यहाँ से वही बातचीत शुरू हो रही है और तो कुछ एक्सप्लेन करने का ही नहीं है। जेड इफेक्टिव अगर आपने इंक्रीज किया यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ाया, अट्रैक्शन बढ़ा तो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ी। अब ये हो गए दो। अब एक तीसरा फैक्टर है जो तुम लोगों को अभी थोड़ा तो समझ जाएगा, लेकिन बाकी इसकी डिटेल आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी, ठीक है, जब आपको पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। फिलहाल अभी हम ये मानते हैं कि इमेजिन मेरे पास 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और मान लेते हैं sp3। अब ये जो s हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है वो होता है 50%, ठीक है। जो sp2 है इसमें जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है वो 33% या 0.33 भी, और sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है कितना, मात्र 25%। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो वो ज़्यादा, वो वाला एटम जो sp हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू अदर हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले। क्यों? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का ऑफ s कैरेक्टर का मतलब होता है हाउ नियर यू आर, मतलब हाउ नियर आपका वो इलेक्ट्रॉन, नॉट यू आर, हाउ नियर दैट इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, आपका हाउ नियर दैट इलेक्ट्रॉन इज विथ रिस्पेक्ट टू एस सबशेल, एस सबशेल के रिस्पेक्ट में। अब अगर वो एस सबशेल के रिस्पेक्ट में बहुत पास है तो ये चीज़ आपकी बताएगी कि देयरफॉर वो और भी पास है। किस चीज़ के पास है? देयरफॉर इट इज़ नियर टू, किसके नियर है? वो न्यूक्लियस के। और जो चीज़ न्यूक्लियस के नियर होती है देयरफॉर वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सादा कंसेप्ट आपका समाप्त होता है। हाँ, अब एक आखिरी कंसेप्ट है, वो आखिरी कंसेप्ट ये है कि हम लोगों की एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि बाकी जगहों पर आपको बहुत सारे प्रकार के एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ते हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खासा एक्सेप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये कंसेप्ट सबको बहुत ही प्यारा लगता है, इजी लगता है कि अरे जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जैसे ही हम लोगों का ये वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी हमने जितनी भी पढ़ाई की ये पूरी समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अपना टांग आगे अड़ा देंगे, ठीक है। तो इससे बस एक बात याद रखना, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है तो वो कौन है, फ्लोरीन, और अगर लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की है तो वो कौन है, आपका प्राणी। दैट प्राणी इज आपका 0.7 वाला। और हु इज़ दैट 0.7 वाला, वो तुम लोगों को अभी भी बताया है। 0.7 वाला इज़ आपका ये जो क्या नाम था उसका, फ्रेंसेशियम था आई थिंक, ठीक है, उसकी लोएस्ट होती है। तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ख़त्म होती है, बट ये मत सोचना कि टॉपिक ख़त्म हो गया है, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एप्लीकेशंस करेगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल से कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, मतलब रखने हैं, उसका कोई अगर वो है वो उस टाइप की चीज़ें, ओके।